मिनी कुकिंग। एक गांव में प्रेमचंद नाम का एक कपड़ों का व्यापारी था। वो बहुत कंजूस था। वो अपने कर्मचारियों का न केवल वेतन मारता था बल्कि उन्हें खाना भी नहीं देता था। नतीजा ये हुआ कि हर महीने कोई ना कोई काम छोड़कर चला जाता था। प्रेमचंद हर रोज उस गांव के पंडित जी को फोन लगाता था। एक दिन, हेलो पंडित जी, क्या आज गांव में किसी के घर शादी है? आज कोई शुभ कार्य नहीं है, बंसीलाल का ही भोग है। धन्यवाद पंडित जी। वैसे हर रोज फोन करके गांव में हो रहे शादियों और कार्यों के बारे में पूछते रहते हो, क्यों बेटा? कुछ नहीं पंडित जी, मुझे मेरे गांव वाले बहुत प्यारे हैं। उनके घर पर हो रहे शुभ कार्यों के बारे में जानकर खुश होता हूँ और अशुभ कार्यों के बारे में जानकर दुखी होकर रोता हूँ, बस। ये बहुत अच्छा है बेटा। प्रेमचंद ने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया और सुनो, आज खाना बनाने की जरूरत नहीं है। आज अपना भोजन बंसीलाल के घर पर ही सेट किया है मैंने। तुम बेटे को लेकर दुकान पर आ जाना, तीनों मिलकर जाएंगे। पार्वती ने अपना सिर पकड़ लिया। यूं वे तीनों बंसीलाल के घर गए। वहाँ उसके फोटो पर हार चढ़ा हुआ था। बंसी, ये तूने क्या किया यार? बचपन में हम फुटबॉल खेलते रहते थे और तुम तो बहुत ही अच्छा खेलते थे यार, कहकर रोने लगा। तभी बंसी का बेटा वहाँ आया। सर, आप कौन हैं? मेरे पिताजी को पोलियो था, बचपन से ही वे चल भी नहीं सकते थे, तो वे फुटबॉल कैसे खेलते थे? प्रेमचंद ने जीभ काटकर, अरे वही, मैं पैरों से किक मारता था और वो बैसाखी से मारता था। वैसे भोजन का प्रबंध कहाँ किया है बेटा? तुम्हारे पिताजी को खाने का बहुत शौक था। वो कुछ समझ नहीं पाया और भोजन हो रहे जगह की ओर इशारा किया। यूं तीनों भोजन कर रहे थे। ये तो गलत है जी, अपने पास इतना पैसा है फिर भी भोग का खाना खिलाते हो, और वो भी अनजान व्यक्ति के घर पर। चुप रहो। पैसे कमाने वाला ही नहीं, पैसे को कैसे बचाएं ये जानने वाला ही मनुष्य है। दोनों पेट भर कर खाओ, रात को खाना नहीं है। पार्वती और बेटे एक दूसरे को देखने लगे। घर पर बिजली बचाने के इरादे से टीवी भी नहीं खरीदा, फैन भी नहीं लगवाया, बस हाथ वाले पंखे से ही काम चलाते थे। अजी, खाना बनाना है, सामान और सब्जी दीजिए। प्रेमचंद अलमारी खोलकर एक छोटे से ग्लास में आटा, 2 आलू, 1 प्याज और आधा चम्मच तेल देकर, आज इसी से खाना बनाना, वैसे ही हर चीज महंगा हो गया है, कहकर अलमारी को ताला लगाया। पार्वती को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। राहुल को बचे हुए कपड़ों के टुकड़ों से पैच वाले शर्ट सिलवा कर देता था। इससे राहुल को अपने दोस्तों के बीच अपमानित होना पड़ता था। घर में कोई रिश्तेदार आता तो उसे चावल डालकर एक बड़ा स्पून रखता था। वे उस स्पून से कैसे खाएं ये समझ नहीं पाते थे और खाना वहीं छोड़कर चले जाते थे। उस प्लेट को पार्वती को पकड़ाते हुए, इसे बचा कर रखो, शाम को खाएंगे। कुछ दिनों बाद कपड़े की दुकान में कर्मचारी ने काम छोड़ दिया। तो प्रेमचंद, ऐसा नहीं चलेगा, यूं कर्मचारी छोड़ते रहे तो बिजनेस मार खाएगा। यूं सोचकर अखबार में विज्ञापन दिया। दूसरे गांव में दिनेश नाम का एक बेरोजगार उस विज्ञापन को देखा। वो क्या, कपड़ों की दुकान पर काम करने वाले को वेतन के साथ साथ फैमिली के लिए फ्री अकोमोडेशन और फ्री फूड, ये तो बढ़िया है। तुरंत अपने पत्नी और बच्ची को लेकर प्रेमचंद के पास गया। प्रेमचंद ने उसे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया। खाली पड़ा एक गौशाला दिखाकर, आज से तुम अपने परिवार के साथ यहाँ आराम से रह सकते हो। दिनेश और उसका परिवार हैरान हो गया और कोई चारा भी नहीं था तो वो वहाँ रहने लगे। बाद में दिनेश की पत्नी भारती को बुलाकर, देखो बहन, मैं हर दिन का सामान और सब्जी उसी दिन दूंगा, चलो हाथ दिखाओ, कहकर 1 मुट्ठी चावल और 1 मुट्ठी आटा दिया। एक प्लेट में 1 टमाटर, आधा प्याज, 1 हरी मिर्च और आधी चम्मच तेल दिया। भारती ये देखकर हैरान हुई। ये क्या है साहब, ये कैसे बस होगा? अगर इन्हें बर्तन में पकाएंगे तो ये जल जाएगा। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे पकाने के लिए बर्तन देता हूँ, कहकर एक छोटा सा स्टोव, तवा, बर्तन, छोटी चम्मच और छोटे कड़ची सब दिया। भारती ये देखकर हैरान हुई। बाद में भारती दिनेश से, हमारे पास एक दमड़ी भी नहीं है, कम से कम इससे खाना बनाकर बच्ची का आधा भूख तो मिटेगा, कहकर उसने भोजन तैयार किया। बाद में एक छोटे से पत्ते में सब रखकर अपनी बेटी को दिया।
इस तरह हर रोज वो खाना पकाकर बच्ची को खिलाकर खुद भूखे सोते थे। एक दिन प्रेमचंद दुकान पर बेहोश होकर गिर गया। दिनेश ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर उनसे, इनके दिमाग में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इलाज के लिए 20 लाख रुपए खर्च होगा। यूं इलाज के लिए प्रेमचंद की तिजोरी खाली हो गई। 1 महीने बाद घर लौटे प्रेमचंद अपनी पत्नी से, इस 1 महीने में मुझे जिंदगी की सीख मिली है, इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। जब जीवन ही शाश्वत नहीं है तो हम पैसों से क्या करेंगे? इसीलिए आज से मैं मेहनत करके पैसे कमाऊंगा। यूं उस दिन से प्रेमचंद मन लगाकर काम करता, अपने परिवार की अच्छी तरह देखभाल करने लगा। दिनेश और उसके परिवार को भी वो अपने ही परिवार की तरह देखभाल करने लगा। सब खुशी खुशी रहने लगे। दूध पेड़ा। बहुत पहले रामपुर नाम के गांव में बलराम नाम का एक बूढ़ा रहता था। वो दूध पेड़ा बेचकर गुजारा करता था। वो बस स्टैंड पर जाकर, दूध पेड़ा ले लो, दूध पेड़ा, ताजा ताजा दूध पेड़ा, बढ़िया बढ़िया दूध पेड़ा ले लो भाई। फिर स्टेशन जाकर, दूध पेड़ा, मजेदार दूध पेड़ा, मीठा मीठा दूध पेड़ा कहकर बेचता था। एक दिन एक व्यक्ति को सूटकेस के साथ आते हुए देख साहब ले लो, बढ़िया दूध पेड़ा, अच्छा है साहब। व्यक्ति, अगर इतना ही अच्छा है तो तुम इसे घर में बैठकर खाओ, हमारे पल्ले क्यों बांध रहे हो? बलराम, ये क्या बाबूजी, लेना हो तो लो, नहीं तो रहने दो, जबरदस्ती तो है नहीं, बेचना मेरा काम है। क्यों साहब? वो व्यक्ति, इतने दिनों से देख रहे हो ना मुझे, कभी मैंने खरीदा है, फिर भी हर रोज आकर मुझे तंग करते रहते हो। क्या ये जरूरी नहीं कि तुम पहचानो कि कौन खरीदेगा और कौन नहीं? चलो हटो, मुझे देर हो रही है। दूध पेड़ा कहकर चला गया। बलराम, ये आदमी क्यों हमेशा चिड़चिड़ा सा रहता है? हो सकता है इसे घर में कोई समस्या हो। ना, हो सकता है कि इसके ऑफिस में प्रॉब्लम हो। ना, हो सकता है कि दोनों हो। अरे ये क्या, लगता है ये सूटकेस भूल गया। कहकर सूटकेस उठाया, फिर उसे ढूंढने लगा। रास्ते में कुछ लोगों से उसने जाकर उसका पता पूछा, पर सबने नहीं जानते कहकर हाथ हिलाया। आखिर में एक नारियल वाले से पूछा। नारियल वाला, आपके कहने से लगता है कि वो निरंजन बाबू हैं। वो देखो, वही उनका घर है। यूं बलराम एक बिल्डिंग के पास आया। वहां गेट के पास 2 कांस्टेबल थे। अंदर कुछ लोग कोई मीटिंग में थे। उनमें निरंजन भी था। उनको देख बलराम सूटकेस दिखाता हुआ, साहब ये देखिए, साहब आप ही का सूटकेस है, मैं आप ही से कह रहा हूँ साहब कहकर चिल्लाने लगा। पुलिस, क्यों चिल्ला रहे हो? अंदर नीलामी हो रही है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। बलराम, नीलामी? साहब एक बार अंदर जाने दें, ये सूटकेस उनका है, इसे देकर आ जाऊंगा, जरा मुझे जाने दें साहब। पुलिस, बोला तो समझ में नहीं आता, चुपचाप चले जाते हो या अंदर कर दूं? तब बलराम ने सूटकेस खोलकर देखा तो उसमें बहुत से पैसे थे। तब बलराम, अच्छा तो ये पैसे नीलामी के लिए ले जा रहे थे, अब उसे उन तक पहुंचाऊं कैसे? अंदर एक व्यक्ति, निरंजन जी, आपने जो घर पर कर्ज लिया था, हम अब तक कई नोटिस भेज चुके हैं, आपसे कोई जवाब नहीं मिला, तो अभी हमें नीलामी करना पड़ रहा है। इस घर को 25 लाख में खरीदने के लिए एक व्यक्ति तैयार है,
25 लाख, 25 लाख 1, 25 लाख 2 कहकर बोली लगाना शुरू किया। तभी बलराम को सड़क पर एक सांड दिखाई दिया। उसे देखकर उसे एक तरकीब सूझा। तुरंत सांड पर बैठकर ए, अपना कमाल दिखाओ बसवा। कहकर चिल्लाया। बस वो जोर से आवाज करते हुए गेट की ओर भागने लगा। उसे देख पुलिस ठहरो ठहरो कहकर चिल्ला रहे थे। फिर भी जब वो ना रुका तो वो हटकर खड़े हो गए। बलराम सांड के साथ गेट के अंदर चला गया। बोली लगाने वाला व्यक्ति सांड को आता देख बोली लगाना रोक दिया। निरंजन ने बलराम के हाथ में सूटकेस देखा। बलराम ने सांड पर बैठे बैठे सूटकेस को निरंजन की ओर फेंक दिया। सूटकेस को हाथ में लेकर निरंजन ने जोर से मेरी बोली है 26 लाख, मेरी बोली है 26 लाख कहकर चिल्लाया। बस 26 लाख में कोई खरीदने वाला ना होने के कारण सब एक दूसरे को देखने लगे। बोली लगाने वाला निरंजन जी 26 लाख में इसे खरीदने के लिए कोई आगे नहीं आया, इसीलिए अब ये घर आपका है, ये लें इसकी चाबी। निरंजन ने जो घर पर कर्जा लिया था उसे चुका दिया। निरंजन बलराम से समय पर आकर तुमने भगवान की तरह रक्षा की, वरना बीवी बच्चों के साथ मैं सड़क पर आ जाता। ये हमारी पुश्तैनी घर है, इसी में मैं पैदा हुआ, पला और बड़ा हुआ। ये हाथ से जाता तो जिंदगी भर पछताता। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब से तुम्हें गली गली घूमकर दूध पेड़े बेचने की जरूरत नहीं, तुम्हें एक दुकान खोलकर दूंगा। इस तरह बलराम दूध पेड़े की दुकान चलाता हुआ खुशी खुशी रहने लगा। तो बच्चों, ईमानदारी एक अच्छा गुण है। इस कहानी की सीख यही है कि ईमानदारी का फल कभी ना कभी हमें मिल ही जाता है। अच्छी लगी कहानी?